हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। बात करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे सेंटर ऑफ मास को। हमने इससे पहले हमारी, आपको पता ही, चैनल के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हर एक चैप्टर की। तो हर चैप्टर भी हम रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो रटने वाले जो पार्ट है उन सबको कर रहे हैं, कि ऑब्वियसली बात है। तो अगर मैं बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास की, अगर मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास की कितनी भी बात कर, बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। दो पार्ट में देखेंगे हम सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, अगर आपको सही में अच्छी लग रही है तो प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो मेरे सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज लाई टू द ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज नहीं होगा। ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, एकदम सही है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। तो सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल है, डिपेंड किसके ऊपर नहीं करता है? मासेस ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड तो करता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर क्या हो जाता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट थी। और सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देख लेते हैं, इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं। मे और मे नॉट बी डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मे और मे नॉट बी डिपेंड ऑन द, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड ही करता है ना। मे और मे नॉट कैसे बात कर रहा है? तो मेरा सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है यहाँ पे, फोर्थ नोन ऑफ दिस आएगा। इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, और डिपेंड भी करता है चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर जो है पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मेरा डिपेंड करता है। क्या करता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मेरा फोर्थ आंसर जाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंसिस्टिंग टू पार्टिकल M1 एंड M2, ओके। M1 एंड M2, M1 एंड M2। L1 इनके अंदर डिस्टेंस दे रखा है, L दे रखा है। तो M1 से मेरे को बोल रहा है, तो L को मैं रेफरेंस ऑफ फ्रेम मान लूं, यहाँ पे 0,0 कोऑर्डिनेट कर दूं। तो जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो XCM मेरा क्या आ जाएगा? XCM सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू L, ठीक है। इस तरीके से M1 प्लस M2, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये 0 हो गया तो मेरा आंसर क्या आ गया? M2L बाय M1 प्लस M2। इस तरीके से मेरा सेकेंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे 2 kg 4 kg 2 kg 3 kg 5 kg 8 kg प्लेस एज 4 कॉर्नर एंड स्क्वायर साइड ऑफ द 2 मीटर की मेरी स्क्वायर साइड है, ठीक है। उसके बाद बात करें देन पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वाली। तो इनकी पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मेरे को पूछ रहा है, किस तरीके से निकालोगे? सबके तो कोऑर्डिनेट निकालो। ये 2,2 0,0 है, ये मेरा 2,0 हो जाएगा। ये मेरा 2,2 हो जाएगा। कैसे कर रहा हूँ पता है ना? यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को मान के कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को मानकर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2,0 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 0,2 आ जाएगा। तो ये वाई कोऑर्डिनेट, इसको मैं एक्स वाई मान रहा हूँ और इसको मैं एक्स मान रहा हूँ। तो इसको ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मान लो। तो इस तरीके से जब करोगे तो आपको आरसीएम और वाईसीएम अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले एक्ससीएम निकालता हूँ। एक्ससीएम कितना आ जाएगा मेरा? ये वाला तो 0 हो जाएगा। 3,2 3 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2, और ये वाला जो दे रखा है ये तो मेरा 0 हो जाएगा। टोटल मास कितना बता रहा है? टोटल मास कितना बता रहा है? बता सकते हो? मेरे टोटल मास मेरे को 18 देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा आई कैप हो जाएगा। वाईसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे तो 0 है वाई, यहाँ पे भी 0 है वाई, यहाँ पे मेरा 5 इंटू 2 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 टोटल मास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आंसर देखने को मिलेगा। आपका आसानी से आंसर देखने को मिलेगा 8/9 जो कि मेरा आई कैप होगा, और 13/9 मेरा जे कैप होगा। एकदम सही, मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम जाते हुए देखने को मिल रहा है। आपको बस सॉल्व करना है भाई, यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे रख दो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A rigid body consists of the 3 kg of the mass located in the R1 is this, and the 2 kg of the mass located with this. The position of the center of mass कैसे करोगे? पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालोगे बता सकते हो आप? तो काफी आसान है। पहले एक्स कैप में निकालो, वाई सी एम को निकालो। वाई की अगर मैं बात करता हूँ 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 15, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 5। जब आप इसको करोगे 19/5 मेरा आंसर आना चाहिए जे कैप में। और जब मेरा ये तो मेरा जे कैप आ गया। एक्स कैप कैसे निकालोगे? एक्स सी एम को कैसे निकालोगे? 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, प्लस 2 4 8 डिवाइडेड बाय 5 कैसे आ जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 14/5 आ जाएगा आई कैप। इस तरीके से आपको करना है। तो आपको आई कैप प्लस जे कैप करना है। तो मेरा आई कैप यहाँ पे 14/5 जे कैप दे रखा है, नहीं गलत है। मेरा 14/5 आई कैप है, 19/5 जे कैप है। समझ में आया ना कैसे किया? मेरे एक्स और वाई सी एम और एक्स सी एम को अलग अलग इनके डिस्टेंस से निकाल लिया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने आने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू नहीं भाई,
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टू बॉडीज ऑफ द मास 1 kg एंड 3 kg हैविंग द पॉजिटिव वेक्टर आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे बता सकते हो आप? जैसे हमने ऊपर किया था वैसे भी कर सकते हो, अलग अलग निकाल के, या तो फिर आप डायरेक्ट आरसीएम का फॉर्मूला लगा लो। आरसीएम किस तरीके से निकालोगे, m1 इंटू r1 आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा मेरा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 3 कैप, कितना आ जाएगा 3 माइनस में आ जाएगा, हैव द पॉजिटिव वेक्टर एंड माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस आना चाहिए 3 आई कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, और ये माइनस 3 अंदर रहने दो, इसको प्लस कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको आंसर आसानी से डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 4 करोगे ना, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कीजिए 3 प्लस 3 कितना हो जाता है, 3 माइनस 3, ये तो मेरा 3 3 से 9 हो जाएगा, माइनस 9 आई कैप और ये आई कैप, तो माइनस 9 को अगर मैं माइनस 9 प्लस 9 प्लस 1 से करता हूं तो मेरा 8 आई कैप आएगा माइनस में, ठीक है। इस तरीके से माइनस में उसके बाद आ जाएगा मेरा 2 जे कैप एंड यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 में से 4 गए, मेरे कितने बचे माइनस 4 आई जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आंसर आ जाएगा। आप देख लेना आपका आंसर एकदम सही रहेगा, ठीक है। जब आप आंसर देखोगे तो आपका जो आंसर रहेगा एकदम ही सही रहेगा। 4 कैसे आ गया, इधर 3 के था इधर के था, दोनों को ऐड कर दिया 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 अगर करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इस तरीके का आंसर जहां पे देखने को मिल जाए वो आपका आंसर है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको कर लेना भाई यहाँ पे प्लस के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सेंटर ऑफ मास, सेंटर क्या बोल रहे हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल डिवाइडेड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होता है, जो मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल है वो डिवाइडेड करता है दो पार्ट में, तो ये कैसा इनवर्स रेशियो होता है कि डायरेक्ट रेशियो होता है। तो अगर मेरा क्या बताया, पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दो सेंटर ऑफ मास की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मास इंटू डी कर देता हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास इंटू कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट अगर मैं कर देता हूँ तो डी जो है मेरा एम एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो मेरा जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो इनवर्सली रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल में होगा, तो इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल में होगा, तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एम एंड एम इतना दे रखा है, मेरा जो स्मॉल एम है बहुत बड़ा बिगर एम से, देन द मासेस ऑफ द सिस्टम विल बी, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे हैवियर मास होता है वहां पे आपको सेंटर ऑफ मास जाते हुए देखने को मिलता है, एट द नियर टू द एम देखने को मिलेगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिकेट बैट देकर कट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो आपको बताना है कि किसके ऊपर आपको ज्यादा सेंटर ऑफ मास देखने को मिले। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लकड़ी इसका वेट की वजह से ये हैवियर पार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो मेरा बॉटम वाला पार्ट होता है बैट के अंदर वो सबसे हैवियर होता है, वो सबसे हैवियर होता है, तो इसको यहाँ पे याद कर लो, कभी क्वेश्चन में आपको ये कर देगा। तो मेरा बॉटम पीस विल हैव द लार्जर मास, तो एकदम सही है, मेरा बॉटम वाला पीस है उसको ज्यादा मास होता है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। वहीं पे आपको सेंटर ऑफ मास भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिगर शो एज अ कंपोजिट सिस्टम ऑफ द टू यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास यहाँ पे निकालने हैं। काफी आसान तरीके से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है एक्स पुट सी ओ इज इक्वल टू इन अलाउ द अपोजिट डायरेक्शन, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो इफ द सेंटर ऑफ यहाँ पे अगर जीरो है, यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे आसानी से आप किस तरीके से निकाल लोगे, आप इस तरीके इस फॉर्मूले को इसको ऐसे निकालना है आपको। कैसे, आरसीएम की अगर मैं बात करता हूँ, आरसीएम मेरा आ जाएगा, आरसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा एक एम के साथ कितना एल बाई 2 आई कैप, ठीक है, और एक 2m के साथ मेरा एल, तो ये देखने को मिल रहा है ना एल, ये मेरे को पूरी लेंथ दे रखी है, ये एल बाई 2 होना चाहिए, यहाँ पे एल बाई 2 आएगा, ठीक है। ये मेरे को पूरी लेंथ एल दे रखी है, मतलब पूरी लेंथ तो 2l दे रखी है, इसलिए जितना लेंथ दिया रहता है उतना ही मास भी दिया रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट सिस्टम दे रखा है तो जितना एल होगा उतना ही मास होगा, तो ये चीज आपको याद रखना है। इधर मेरा एल है तो इधर भी मास एम है, और इधर पूरी लेंथ एल दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एल ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट नहीं बना, यहाँ पे 0,l/2 लिख दो आप, कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिए 2m इक्वल टू 3m, नीचे चले जाएगा। तो कैसे करोगे इसको, सॉल्व कैसे करोगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पर ये आई कैप जे कैप से अलग आ जाएगा, तो ये जे कैप है मेरा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका l/6 आई कैप आ जाएगा प्लस 2/2 l/3 जे कैप आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो l/6 2/3 आंसर आना चाहिए 2l/3, तो l/6 अपॉन 2l/3 मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे सर्कुलर प्लेट दे रखी है, डायमीटर ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर प्लेट एज शोन, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड थिकनेस आर द सेम, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। तो मेरे को सेंटर ऑफ द मास बताना है कंपोजिट सिस्टम का। तो ये इसको तो मैं पूरा इसके अंदर फिट कर सकता हूँ, आपको देखने को मिल रहा होगा पूरा ए साइड है, तो मेरे को इसके अंदर मैं फिट कर रहा हूँ, पूरा सर्कल नहीं बनता है भाई मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं बनता। तो जो अगर मैं इसको करता हूँ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, हाँ बन गया बन गया बन गया। तो ये सर्कल मेरा इसमें तो पूरा फिट हो रहा है इनसाइड द सर्कुलर प्लेट। तो मेरा सेंटर ऑफ मास कौन सा जाएगा, स्क्वायर प्लेट के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे हैवियर देखने को मिलेगा, पूरा कवर कर लेगा। तो ये मेरा स्क्वायर प्लेट के अंदर आपको इनसाइड द स्क्वायर प्लेट के अंदर आपका आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अरेंजमेंट शो इन फिगर, द थ्री रॉड्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड द लेंथ। तो मेरे 3 रॉड दे रखे हैं आइडेंटिकल इन मास एंड द लेंथ की अगर बात कर रहा है तो किस तरीके से निकालोगे, आपको बस इनके कोऑर्डिनेट लिखने, आराम से आप कोऑर्डिनेट लिख लो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को m दे रखा है तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा ml/2, कंपोजिट सिस्टम है ये भी। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा ml/2, ठीक है, l/2 आ जाएगा, ठीक है, इसको आसानी से कर लोगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा l/2 l/2, मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहाँ पे l/2 0 आ गया, यहाँ पे 0 l/2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0 l/2 लिख ही लेता हूँ मैं अच्छी तरीके से, आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे l/2 0, यहाँ पे 0 l/2, इस तरीके के आपके कोऑर्डिनेट आ गए। इनको डाल दो क्वेश्चन में, आपको कहीं पे भी आपको सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं आउटसाइड में सेंटर ऑफ मास मांगता हूँ तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मार के कर लीजिए आराम से। अगर इधर मैं सेंटर ऑफ मास मांगता हूँ तो आपको आराम से करने आना चाहिए। तो अगर मैं RCM की अगर मैं बात करता हूँ, मेरा कितना आएगा ml/2 I कैप, ठीक है, प्लस ml/2 J कैप, ठीक है, एक और आ जाएगा m/2, एक मेरा हो जाएगा ml/2 I कैप प्लस ml/2 J कैप। इस तरीके से देखने को मिल रहा है 3 पार्ट, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 3m, ठीक है। आपको आइडेंटिकल रॉड दे रखे हैं और मास एंड द लेंथ लोकेटेड द सेंटर ऑफ मास अरेंजमेंट शो इन द फिगर। तो मेरे को सेंटर ऑफ मास कहां पे लोकेट करना पड़ेगा, तो इसको कीजिए आप जब सॉल्व करोगे तो l/2 ml I कैप आ जाएगा। यहाँ पे भी l/2 जब ज्वाइन करोगे तो l/2 जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे किस तरीके से आएगा बता सकते हो आप। पर एक मिनट, यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट l/2 नहीं रहेगा, ये चीज यहाँ पे भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। यहाँ पे l/2 नहीं रहेगा, l रहेगा, l/2 नहीं रहेगा, यहाँ पे l रहेगा, पूरी लेंथ l है ना y एक्सिस की, तो l रहेगा, यहाँ पे l/2 नहीं रहेगा, l/2 नहीं रहेगा, यहाँ पे l रहेगा। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 3ml/2 आपका J कैप देखने को मिल रहा है। तो जब आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा l/3 क्वामा l/2, आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा एकदम आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ABCD दे रखी है, 1 kg ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ द मासेस ऑफ द 20 kg आर प्लेस एट द BC के यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस यहाँ पे ईच ऑफ 20 kg होगी, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो मतलब यहाँ का वेट बढ़ा दिया। तो प्लेस इन द सेंटर CB, सेंटर ऑफ द CB, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, मतलब यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो सेंटर ऑफ द मास शिफ्ट, मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे OY लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आराम से पता चल रहा है हैवी मास की तरफ मेरा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से मेरे कितने आइडेंटिकल मास दे रखे हैं मेरे को, मेरे 3 आइडेंटिकल मास दे रखे हैं, आपको तीनों का आराम से निकालना है। और उसके टेकिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड, ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से मेरे को निकालनी है। तो किसी को भी 0 मान लो, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, ये वाले मास को मैं 0,0 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,0 और यहाँ पे 0,2, इस तरीके के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, आराम से निकाल लोगे। तो मेरा m,0 मेरा CM जो आ जाएगा, मैं x की अगर बात करूं m,0 0 आएगा, 0 0 जितना भी 0 आ जाएगा। और उसके बाद RCM की बात कर लेते हैं, पूरा अलग अलग क्यों निकालते बेटा, अभी सीख ही गए ना। तो RCM की बात कर लेंगे, m,0,0 प्लस मेरा कितना आ जाएगा m इंटू 2I कैप प्लस 0 प्लस m 2J कैप प्लस 0 आपका आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 3m। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर मेरा आंसर क्या आ जाएगा बता सकते हो, मेरा 2mi कैप बाय 3m और प्लस 2mj कैप बाय 3, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 आंसर देखने को मिल रहा है ना आपको। तो मेरा 2/3 I प्लस J आंसर देखने को मिल रहा है, एकदम थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजिड बॉडी ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द 3 kg मास लोकेटेड एट द R12 I कैप प्लस 5J कैप एंड 2 kg ऑफ मास लोकेटेड इन दिस। वही चीज सेम एग्जांपल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 3 को इंटू कर दीजिए 2I प्लस 5J के साथ, उसके बाद प्लस कर दीजिए 2 को इंटू कर दीजिए 4I प्लस 2J के साथ, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप करोगे
इस तरीके से आप जब करोगे तो आप मुझे बता दीजिए क्या आंसर जाएगा, बता सकते हैं आप, प्लीज बता दीजिए, बता दीजिए। तो मेरा आंसर जाएगा यहाँ पे 6 i कैप प्लस 10 j कैप, ओके, प्लस मेरा 8 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बता सकते हो आप? 6 + 8 कितना होता है मेरा, बता सकते हो? 14 होता है। 14 i कैप बाय 5 आ जाएगा, प्लस और मेरा 10 प्लस, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं हुआ? 10 + 8 कितना होता है मेरा? 10 + 4 कितना होता है मेरा? 14 j कैप डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये मेरा तो 14/5, 14/5 आंसर आना चाहिए। कहाँ गलत हो गए, कहाँ गलत हो गए यार? 3 × 5 = 15 होता है ना यार, वही कर तू, 3 × 5 = 10 कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, 3 × 5 = 15 होता है ना, तो 15 आ गया। 3 × 5 = 15, 15 + 4 कितना होता है? 19 होता है, 19 j/5 आएगा। तो 19 j/5, 14 i/5। मेरा आई थिंक सो मेरा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिस्टम रिलीज फ्रॉम द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मेरे को बताना है। तो आपका जो ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसको रट लो आप, जो भी करना है कर लो। m2 - m1 होता है डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है, इंटू जी होता है। ये आपका एक्सेलरेशन आता है जब आप इसमें फॉर्मूले में डालते हो। तो कितना आ जाएगा? 3m - m डिवाइडेड बाय 4m। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इंटू जी। तो मेरा कितना आ जाएगा? 2m/4m कटेगा, तो मेरा g/2 आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक मिनट फॉर्मूले में एक और चीज यहाँ पे भूल गए हम, यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका जो है स्क्वायर कर लो, क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर जब करोगे तो आपका 4 आएगा, कितना आएगा? g/4 आंसर आएगा, g/4 फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो ये मेरा स्क्वायर होता है, इसको मत भूलना, स्क्वायर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम 500 ग्राम पोजेस विद वेलोसिटीज इतना, और वेलोसिटीज का भी दे रखा है। तो वेलोसिटीज को कैसे निकालते हो? कुछ नहीं, आपको क्या करना है? मासेस इनटू वेलोसिटी, mv करना है, ठीक है, mv डिवाइडेड बाय m करना है। तो बहुत आसान है, मेरा कितना आ जाएगा? 200 × 10 i कैप, ठीक है, प्लस 500 × 3 i कैप प्लस 5 j कैप डिवाइडेड बाय 700 आ जाएगा। तो किस तरीके से कर लोगे? आपका 20 i कैप बाय 7 प्लस 15 i कैप बाय 7 यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को। 7 क्यों? मैंने जी सारे 100 कॉमन निकाल के 0 से 0 काट दिया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और 20 i j कैप बाय 7 आ जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? ये आपका 35 आ रहा है, 35/5 मतलब 5 i कैप प्लस 25/7 j कैप आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल थिक एंड रॉड लॉन्ग इतना दे रखा है। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट x = 0 एट द एंड। तो कैसे निकालोगे बता सकते हैं आपको? इनके अंदर स्मॉलेस्ट चेंज निकालना पड़ता है हमें। स्मॉलेस्ट चेंज मतलब यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स निकालने पड़ेंगे मेरे को। अगर मेरा ये रॉड दे रखा है मेरा सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ dx कितना आ जाएगा? dm = लैम्डा dx आ जाएगा इस तरीके से। और dm अगर मेरा लैम्डा कितना दे रखा है मेरे को? p ρ0 x² / l² दे रखा है, dx दे रखा है। तो इसको आप फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूले में क्या बता है? xcm मेरा क्या बनेगा? rdm बाय का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन। तो ये मेरा आपको पता होना चाहिए। तो rdm की अगर मैं बात करता हूं तो rdm कितना हो जाएगा आपका? x तो आ ही रहा है, x तो आ ही जाएगा, और रो x dm स्क्वायर, r का तो x आ जाएगा, और रो dm कितना आ गया मेरा? रो और x² / l² इंटू dx। इस तरीके से dm की फॉर्मूला वैल्यू यहाँ पे डाल दी, डिवाइडेड बाय dm कितना? रो x² / l² इंटू dx। तो इसमें से बस आपका क्या कॉमन निकलेगा? मेरा x³ / x² मेरा कॉमन निकलेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आंसर क्या आते हुए देखने को मिलेगा? 3x/4 आंसर आते हुए देखने को मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे x की जगह पे l डाल दो, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3l/4 आ गया। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसको एक बार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। मेरा जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इक्विवेलेंट, तो किससे इक्विवेलेंट होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है मेरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन के इक्विवेलेंट होता है। तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A body of mass m collide against a wall with a velocity v and rebounds with the same velocity। अभी मोमेंटम के ऊपर आ गए, तो अगर मेरा m v वेलोसिटी से अगर मेरा कर रहा है एक मास के ऊपर m
तो ये मेरा दूसरे मास के ऊपर, तो 2mv आंसर जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2mv आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट है और इट सेल्फ इनटू द थ्री इक्वल मासेस फ्रेगमेंट, द वेलोसिटी ऑफ द टू फ्रेगमेंट 2 और 3 i कैप प्लस 2 j कैप एंड माइनस i कैप प्लस, और तीसरी इसकी वेलोसिटी मेरे को पूछ रहा है। तो मेरा f एक्सटर्नल तो जीरो निकाल लूंगा मैं। f एक्सटर्नल में जीरो अगर मैं मान लूं तो मेरा क्या इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम से। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा मेरा मोमेंटम वो इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 3 मासेस निकाल लो, 3 मासेस का इक्वल आ जाएगा। तो जीरो कर लो, जीरो अगर मैं कर लूंगा तो m मेरा 3 i कैप प्लस 2 j कैप, ओके, mv प्लस दूसरा क्या है मेरा, कितना m दे रखा है मेरा, 2 इक्वल मासेस 2 i कैप माइनस 4 j कैप, ठीक है। 3 इक्वल मासेस m v डैश मेरे को निकालना है। तो इसके फॉर्मूले से निकालो, इसको उधर लेके जाओ, उसमें मास से कट कर लो और फिर आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ। आपका 2 मेरा जो है 2 i कैप माइनस 2 j कैप आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये मेरा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। स्टोन ऑफ मास m1 मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड v सडनली एक्सप्लोडेड इनटू इट्स ओन टू फ्रेगमेंट्स के अंदर मेरा सडनली एक्सप्लोड हो गया है। तो बता रहा है कि फाइंड इफ द मैग्नेट m2 इज राइट रेस्ट एंड स्पीड ऑफ द अनदर फ्रेगमेंट, ठीक है। मेरा m2 क्या बोल रहा है, रेस्ट के ऊपर है, तो मेरी स्पीड ऑफ द अनदर की मेरे को बात करना है। तो अगर मेरी इनिशियली m1 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे, इनिशियली मेरे m और v है। अगर मेरी इनिशियली अगर आपको m1 v1 मेरी दे रखी है, उसके बाद आपको दूसरी की नहीं दे रखी, आपको स्पीड m1 v दे रखा है, दूसरे की स्पीड आपको m2 0 दे रखा है, दूसरा पार्ट 0 चले जाएगा और मास दूसरे का नहीं दे रखा, तो दूसरे का मास क्या करोगे, m1 माइनस m2 करोगे ना, वही तो होगा, इनटू v डैश आपको इसका निकालना है। तो आराम से निकल जाएगा m1 v अपॉन m1 माइनस m2, यहाँ पे आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा। v डैश यहाँ पे एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 particles of mass 2 kg and the 4 kg are projected from the top of the tower simultaneously such that the 2 kg is with the speed 20 meter per second at angle 30 and horizontal of the 4 kg is with the 40 meter per second। तो मेरे को बता रखा है कि आपको इन दोनों का, तो मतलब मेरा जो है 3 kg की अगर मैं बात करता हूँ, नहीं 2 kg की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरा कितने डिग्री पे जा रहा है, 30 डिग्री के ऊपर जा रहा है। और मेरा जो 4 केजी जो मास है मेरा, वो मेरा हॉरिजॉन्टली कितना जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरा 30 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। तो आपको इसमें इनके एक्सेलरेशन निकालने हैं। तो बहुत आसान है, इसके एक्सेलरेशन को आपको कुछ नहीं m1 इंटू जी करना है, m1 इंटू जी, m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करो। तो कितना है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे बस आपको वेलोसिटी गुमराह करने के लिए दिया, आपको एक्सेलरेशन पूछ रखा है। तो मेरा m1 कितना है, 2 इंटू जी, मेरा 2 इंटू जी, जे कैप में ही जा रहा है सब। उसके बाद दूसरे की अगर मैं बात करूंगा, माइनस क्यों लूंगा मैं, माइनस इसलिए लूंगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है ना, मैं सेंटर ऑफ मास भी क्यों निकाल रहा हूँ। एक्सेलरेशन सभी को पता है, एक ही एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, तो जी होगा ना, वही चीज है। गलत मैं भी फंस गया भाई, एक्सेलरेशन की अगर बात कर रहा है तो मैं एक्सेलरेशन क्यों निकालते बैठ रहा हूँ, मेरा एक्सेलरेशन तो जी आएगा ना। कुछ भी कर लो, आपका एक्सेलरेशन अगर आप उड़ा रहे हो उसको, तो आपका जी ही तो एक्सेलरेशन आएगा, दूसरा कोई कुछ क्या ही आएगा, तो आपका जी एक्सेलरेशन आएगा जे कैप। Bomb is projected from the ground from the horizontal range r, and if the bomb is exploded in the midair, then the range of the center of mass is। तो आपका क्या बोल रहा है कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, यहाँ पे मेरे बॉम्ब को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे जाके ये फूट गया। तो आपको बता दो कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना प्रोजेक्टाइल कभी भी छोड़ता नहीं है। जहां पे सेंटर ऑफ मास था वो अपना कभी भी पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता है। तो मेरा जितना आर है उतना ही सेंटर ऑफ मास मेरा रहेगा, जितना मेरा आर है उतना ही डिस्टेंस मेरा सेंटर ऑफ मास से रहेगा। तो इसमें ये चीज आपको करनी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा सेंटर ऑफ मास का जो है आधे क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 1 पूरा कंप्लीट होता है। तो पार्ट 2 में अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है चैनल के ऊपर आपको पसंद आ रही है। तो अगर आपको सही में पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।